नमस्कार। हमारे सुनने वाले ने हमारे साथ अरविंद केजरीवाल की लिखी एक किताब स्वराज के कुछ अंश साझा किए हैं। ये किताब एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठाती है। क्या आज़ादी के इतने दशकों बाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सच में आम नागरिक के लिए काम कर रही है? और किताब का जवाब है नहीं। बिल्कुल। और वो इसका समाधान भी बताती है, जो हमारे सत्ता के पूरे ढांचे को कह सकते हैं कि पलट देने जैसा है। तो आइए इस आइडिया की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ इस किताब के विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इसके तर्क की बुनियाद क्या है। हम देखेंगे कि किताब के मुताबिक मौजूदा सिस्टम में असल समस्या की जड़ें कहाँ हैं, और फिर स्वराज का जो मॉडल वो पेश करती है, मतलब सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर सीधे गांव और मोहल्ले के हाथ में देने का विचार, वो कितना व्यवहारिक है और उसके पीछे की सोच क्या है। हाँ, किताब की शुरुआत ही एक ऐसे किस्से से होती है जो पूरे मुद्दे की तस्वीर साफ कर देता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम को खुलेआम धमकाता है कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो किसी का भी तबादला करवा सकता है। और हो भी जाता है। हाँ, और कुछ ही दिनों में उस टीम के एक ईमानदार सीनियर अफसर का तबादला भी हो जाता है। ये किस्सा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक इशारा है कि सिस्टम को चला कौन रहा है। सही कहा, ये किस्सा एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है। किताब इसी बात को आगे बढ़ाती है कि आम नागरिक के हाथ से नियंत्रण पूरी तरह छिन चुका है। वोट देने के अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं बची है। कोई शक्ति नहीं बची है। हाँ, और किताब के विश्लेषण के हिसाब से ये नियंत्रण 4 मुख्य जगहों से गायब हुआ है। सबसे पहला है सरकारी कर्मचारियों पर जनता का कोई नियंत्रण न होना। हाँ, ये तो हम सब हर रोज महसूस करते हैं। गांव के स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाने नहीं आ रहे, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर साहब मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, राशन की दुकान वाला परेशान करा रहे। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उस शिकायत का होता क्या है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। और किताब यहीं पर एक चुपता हुआ सवाल पूछती है, इन सभी कर्मचारियों को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? जनता के टैक्स के पैसे से। तो फिर ये जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है? इनकी जवाबदेही अपने से ऊपर वाले अफसर के प्रति है और उस अफसर की अपने से ऊपर वाले के प्रति। अच्छा। इस पूरी चेन में वो नागरिक कहीं है ही नहीं जिसके पैसे से ये पूरी व्यवस्था चल रही है। और ये नियंत्रण की कमी सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। दूसरा और शायद उससे भी बड़ा मुद्दा है सरकारी खजाने पर कोई नियंत्रण नहीं। किताब में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में खर्च हुए 70,000 करोड़ रुपए का जिक्र है। हाँ, ये रकम इतनी बड़ी है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। पर एक छोटा उदाहरण है जो बात को और साफ करता है। दिल्ली की सुंदर नगरी का, जहां सालों से पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन वहां 60 लाख रुपए के फव्वारे लगा दिए जाते हैं। और यही किताब का मुख्य तर्क है। पैसा किसका है? जनता का। जरूरत क्या है? पानी। खर्च किस पर हुआ? फव्वारे पर। फैसला किसने लिया? किसी नेता या अफसर ने। इससे साफ पता चलता है कि प्राथमिकताएं कैसे तय हो रही हैं। पैसा वहां खर्च नहीं हो रहा है जहां उसकी जरूरत है, बल्कि वहां हो रहा है जहां किसी का फायदा है, या जहां से वाहवाही लूटी जा सकती है। बिल्कुल। ये तो पैसों की बात हुई, लेकिन किताब कहती है कि मामला इससे भी ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब बात नीतियों और कानूनों की आती है, जिन पर हमारा आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी बिल का उदाहरण तो वाकई आंखें खोलने वाला है। हाँ, किताब इस पर विस्तार से बात करती है। इस बिल के मुताबिक अगर किसी विदेशी कंपनी के परमाणु प्लांट में कोई हादसा हो जाता है जिससे हजारों जानें जा सकती हैं, तो उस कंपनी की अधिकतम देनदारी सिर्फ 1500 करोड़ रुपए होगी। सिर्फ 1500 करोड़? हाँ, सिर्फ। अब इसकी तुलना कीजिए भोपाल गैस त्रासदी का मुआवजा, इससे कहीं ज्यादा था। विदेशों में हुए चेर्नोबिल या फुकुशिमा जैसे हादसों का मुआवजा तो लाखों करोड़ में था। तो किताब ये सवाल उठाती कि हमारे सांसदों ने ये कानून किसके दबाव में बनाया? क्या उनके लिए अपने ही देश के नागरिकों की जान की कीमत विदेशी कंपनियों के मुनाफे से कम है? ये वाकई में चौंकाने वाली बात है कि नीतियां बनाने में आम नागरिक की जान की कीमत इतनी कम आंकी जा सकती है। हाँ। किताब के मुताबिक ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है जब बात उन चीजों की आती है जो सबकी हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन। वहां तो जैसे कोई हिसाब ही नहीं है। और किताब के मुताबिक ये देश की सबसे बड़ी लूट है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। इसे समझने के लिए किताब इसे कई हिस्सों में बांटती है। पहला है जमीन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ के नाम पर सरकारें किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन कौड़ियों के दाम पर जबरदस्ती खरीद लेती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती हैं। हाँ, और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता है। और फिर आते हैं खनिज। यहाँ तो जो आंकड़े दिए गए हैं उन पे यकीन करना मुश्किल है।
1 मिनट, 27 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी और 6,000 रुपए का बाजार भाव। जी ये तो कोई आंकड़ा नहीं, ये तो सीधी सीधी लूट का हिसाब लग रहा है, जैसा किताब कह रही है। बिल्कुल, किताब यही कहती है कि ये देश की संपत्ति की खुली लूट है। सरकारें कहती हैं कि हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ हजारों करोड़ के खनिज मुफ्त के भाव लुटाए जा रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ जमीन और खनिज पर खत्म नहीं होती। नहीं, जंगल और पानी का भी यही हाल है। आदिवासियों को, जो सदियों से जंगलों के रक्षक रहे हैं, उन्हें ही अतिक्रमणकारी बताकर उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी का उदाहरण तो और भी डरावना है। किताब बताती है कि पूरी की पूरी नदी एक प्राइवेट कंपनी को 22 साल के लिए बेच दी गई। अब उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंचाई के लिए, मवेशियों के लिए, यहां तक कि पीने के पानी के लिए भी उसी कंपनी को पैसा देना पड़ता है, जिस नदी को वो पीढ़ियों से अपनी मानते आए थे। तो इन सब उदाहरणों के बाद किताब एक मूल सवाल पर वापस आती है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में जाकर बटन दबाना है और अगले 5 साल तक लुटना और पिटना है? किताब का तर्क है कि नहीं, असली सत्ता कुछ 100 नेताओं और कुछ हजार IAS अफसरों के हाथ में सिमट कर रह गई है। आम आदमी इस खेल में कहीं है ही नहीं। ठीक है, किताब ने समस्याओं की एक लंबी लिस्ट तो दे दी, भ्रष्टाचार, संसाधनों की लूट, जनता की बेबसी, लेकिन जो समाधान वो दे रही है, सारी सत्ता ग्राम सभाओं को दे दो, ये सुनने में तो बिल्कुल अव्यवहारिक और शायद खतरनाक भी लगता है। किताब इसे कैसे सही ठहराती है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यही सवाल सबसे पहले किसी के भी मन में आएगा। किताब इस अव्यवहारिक लगने वाले विचार का एक पूरा ढांचा पेश करती है। स्वराज के इस मॉडल का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है, ग्राम सभा सर्वोच्च होगी। और यहाँ ग्राम सभा का मतलब सरपंच और उसके 4 पंचों से नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा का मतलब है गांव के सभी वोटर, हर वयस्क महिला और पुरुष। गांव से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला यही सभा मिलकर लेगी। और सरपंच या पंचायत का काम सिर्फ उन फैसलों को लागू करना होगा, फैसले लेना नहीं। मतलब शक्ति किसी एक या कुछ लोगों के हाथ से निकालकर पूरे समुदाय को दे दी जाए। लेकिन क्या सिर्फ फैसले लेने का अधिकार देने से चीजें बदल जाएंगी? वो टीचर तो फिर भी स्कूल नहीं आएगा, वो डॉक्टर तो फिर भी नदारत रहेगा। हाँ, यहीं पर मॉडल का दूसरा सिद्धांत आता है, कर्मचारियों पर सीधा नियंत्रण। किताब का प्रस्ताव है कि ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाए कि अगर गांव का टीचर, डॉक्टर या राशन डीलर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ग्राम सभा उनकी तनख्वाह रोक सकें या उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश सीधे विभाग को भेज सकें। और उसे मानना विभाग के लिए बाध्यकारी हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो जवाबदेही को पूरी तरह से बदल देगा। अभी टीचर की जवाबदेही लखनऊ या दिल्ली में बैठे अधिकारी के प्रति है, जिससे गांव से कोई लेना देना नहीं। सही कहा। इस मॉडल में उसकी जवाबदेही सीधे उन लोगों के प्रति होगी जिनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और किताब इसका एक जमीनी उदाहरण भी देती है। मध्य प्रदेश में जब एक कानून के तहत ग्राम सभाओं को शिक्षकों की तनख्वाह रोकने का अधिकार मिला, तो कई गांव में जो शिक्षक कभी स्कूल नहीं आते थे, वे नियमित रूप से आने लगे। क्यों? क्योंकि अब डर किसी दूर बैठे अफसर का नहीं, बल्कि पूरे गांव का था, जो रोज उन्हें देख रहा था। और पैसों का क्या? किताब में जो फ्री फंड का आइडिया है, क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि बिना किसी विशेषज्ञ योजना के पैसा बर्बाद हो जाए? किताब इस पहलू पर भी बात करती है। उसका तर्क है कि अभी जो योजनाओं में बंधा हुआ पैसा आता है, उसका ज्यादातर हिस्सा तो ऊपर से नीचे तक आने में ही खत्म हो जाता है। और जो पहुंचता भी है, उससे अक्सर ऐसी चीजें बनती हैं जिनकी गांव को जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। फ्री फंड का मतलब है कि पैसा सीधे ग्राम सभा के खाते में आएगा और ग्राम सभा खुद बैठकर तय करेगी कि उनकी प्राथमिकता क्या है, स्कूल की मरम्मत, एक नया कुआं या गांव की सड़क। और जब पूरे गांव को पता होगा कि कितना पैसा आया है और कहां खर्च हो रहा है, तो किसी सरपंच या अधिकारी के लिए भ्रष्टाचार करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पारदर्शिता ही सबसे बड़ा नियंत्रण होगी। सही। और ये नियंत्रण प्राकृतिक संसाधनों तक भी जाता है। मतलब अगर किसी कंपनी को गांव के पास खदान लगानी है, तो उसे राज्य सरकार से नहीं, सीधे ग्राम सभा से पूछना होगा। हाँ। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और यही स्वराज का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। गांव के संसाधन, जमीन, जंगल, पानी पर पहला हक गांव वालों का होगा। इसका एक बहुत सशक्त उदाहरण किताब में उत्तरी केरल का है।
अच्छा। वहां एक ग्राम सभा ने एक बड़ी मल्टीनेशनल टिम्बर कंपनी को फैक्ट्री लगाने की इजाजत देने से मना कर दिया। जबकि राज्य सरकार ने इजाजत दे दी थी। हाँ, राज्य सरकार, कलेक्टर सबने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन ग्राम सभा ने कहा कि इससे हमारे जंगल कटेंगे और पर्यावरण को नुकसान होगा। और कंपनी को पीछे हटना पड़ा। उन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि कानूनन अंतिम अधिकार ग्राम सभा के पास था। तो ये सिर्फ स्थानीय मुद्दों को हल करने के बारे में नहीं है। नहीं। किताब तो ये भी प्रस्ताव दे रही है कि संसद या विधानसभा में कोई भी कानून बनाने से पहले हर सांसद और विधायक को अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं से सलाह लेनी होगी। और मोहल्ला सभाओं से। हाँ, ये तो पार्टियों के विप सिस्टम को ही खत्म कर देगा, जहां सांसदों को अपनी नहीं पार्टी की लाइन पर वोट देना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये असल में सत्ता के पूरे पिरामिड को उलटने जैसा है। उलटने जैसा। अभी फैसले ऊपर लिए जाते हैं और हुक्म की तरह नीचे भेजे जाते हैं। स्वराज मॉडल में फैसले नीचे, जमीनी स्तर पर लिए जाएंगे और विधानसभा और संसद जैसी संस्थाओं का काम उन फैसलों को लागू करने में मदद करना होगा। और उनके बीच समन्वय बनाना होगा। हाँ, जनप्रतिनिधि सच में जनता के प्रतिनिधि बनेंगे, पार्टी आला कमान के नहीं। ठीक है, ये सुनने में क्रांतिकारी और आदर्शवादी तो बहुत लगता है, लेकिन चलिए अब जमीन पर आते हैं। जो पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी, हमारे गांव तो जातिवाद, गुटबाजी और आपसी झगड़ों में बटे हुए हैं। वो मिलकर एक मत से फैसले कैसे लेंगे? ये तो और ज्यादा अराजकता पैदा कर देगा। ये सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक शंका है, और किताब इसे नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि इसका सामना करती है। इसके जवाब में वो महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव का उदाहरण देती है। अच्छा। 1989 से पहले ये गांव गरीबी, शराबखोरी, अपराध और भयंकर गुटबाजी का शिकार था। पानी की कमी के कारण लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। यानी वो सारी समस्याएं थी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर वहां पोपट राव पवार सरपंच बने और उन्होंने एक ही चीज की, हर फैसला ग्राम सभा की खुली बैठक में सबसे पूछ कर लेना शुरू किया। हर फैसला? हाँ, शराबबंदी का फैसला हो, पानी बचाने का हो या स्कूल बनाने का। धीरे धीरे जब गांव वालों को लगा कि ये फैसले उनके अपने भविष्य के लिए हैं और इसमें सबकी भलाई है, तो वही लड़ने वाले लोग एक साथ आ गए। हाँ, आज वो गांव करोड़पतियों का गांव कहलाता है। वहां कोई गरीब नहीं है और पानी का स्तर देश में सबसे ऊंचा है। तो किताब का असली तर्क ये है कि जब लोगों को सीधे तौर पर अपने भविष्य पर आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण मिलता है, तो वो गहरे सामाजिक मतभेदों को भी भुला सकते हैं। एकदम सही। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि साझा नियति की ताकत का एक सबूत है। किताब का तर्क है कि गुटबाजी तब तक हावी रहती है जब तक लोगों के पास मिलकर करने के लिए कुछ सकारात्मक न हो। जब उन्हें अपनी किस्मत लिखने का अधिकार मिलता है, तो वे जिम्मेदार बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और डर है जो बहुत गंभीर है, कहीं इससे पिछड़ी जातियों पर अत्याचार न बढ़ जाए। ऊंची जाति के लोग ग्राम सभा पर कब्जा करके अपने मनमाने फैसले उन पर थोप सकते हैं। किताब इस तर्क को पूरी तरह से पलट देती है। वो कहती है कि अभी की व्यवस्था में क्या होता है, पुलिस, कलेक्टर, हाँ, पूरा प्रशासनिक तंत्र अक्सर ताकतवर और ऊंची जाति के लोगों का ही साथ देता है। पीड़ित की आवाज बंद दरवाजों के पीछे दबा दी जाती है। सही बात है। लेकिन जब फैसले ग्राम सभा में सैकड़ों लोगों के सामने होंगे, तो दलित और पिछड़ी जातियों के लोग अपनी बात एकजुट होकर रख सकेंगे। उनकी आवाज को दबाना मुश्किल होगा। हाँ, और उन्हें समाज के दूसरे प्रगतिशील सोच वाले लोगों का भी खुला समर्थन मिल सकेगा, जो अभी नहीं मिल पाता। ये एक दिलचस्प पलटा तर्क है। किताब कह रही है कि पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। छिपी हुई सत्ता ज्यादा खतरनाक होती है खुली बहस से। और एक आखिरी डर जो खाप पंचायतों के अजीब गरीब फरमानों को देखकर मन में आता है, कहीं ये ग्राम सभाएं भी वैसी ही तानाशाही पंचायतें तो नहीं बन जाएंगी। इस पर किताब बहुत साफ है। वो एक मोटी लकीर खींचती है। ग्राम सभाओं को दिए जाने वाले अधिकार पूरी तरह से संविधान के दायरे में होंगे। अच्छा। ये अधिकार गांव के विकास, सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण और सरकारी फंड के सही इस्तेमाल से जुड़े, मतलब प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे। उन्हें किसी की निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं होगा। नहीं, किसी को गैर कानूनी सजा सुनाने या सामाजिक न्याय करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो काम न्यायपालिका और पुलिस का ही रहेगा। तो मतलब किताब का निचोड़ ये है कि सत्ता जब कुछ लोगों के हाथों में सिमटती होती है, तो उसके भ्रष्ट होने की आशंका हमेशा ज्यादा होती है। हमेशा। लेकिन जब वही सत्ता पूरे समाज में बराबर बांट दी जाती है, तो भले ही स्थानीय स्तर पर मतभेद और बहसें हों,
पर वो बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार और तानाशाही खत्म हो जाता है। और जवाबदेही किसी दूर बैठे मंत्री की नहीं, बल्कि सीधे अपने पड़ोसियों और अपने समाज के प्रति बन जाती है। बिल्कुल, ये जवाबदेही के पूरे समीकरण को बदल देता है। आप उस टीचर या डॉक्टर से सीधे सवाल कर सकते हैं जो आपके बच्चों को पढ़ाता है या आपका इलाज करता है, बजाय इसके कि आप किसी अनजान अधिकारी को चिट्ठी लिखते रहें जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। शक्ति और जवाबदेही एक ही जगह आ जाती है, लोगों के बीच। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? स्वराज सिर्फ चुनाव सुधार या अच्छे नेताओं को चुनने की बात नहीं कर रही। नहीं, ये पूरे सिस्टम के डिजाइन को ही बदलने का प्रस्ताव है। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से आगे बढ़कर सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की वकालत करती है, जहां हम अपनी सत्ता किसी और को सौंप नहीं देते बल्कि खुद शासन में हिस्सा लेते हैं। और इसका केंद्रीय विश्वास बहुत सरल है। हाँ, कि लोग अपनी जरूरतें और उनके समाधान किसी भी बाहरी विशेषज्ञ या नेता से बेहतर जानते हैं। उन्हें सिर्फ अधिकार और अवसर देने की जरूरत है। किताब इस विचार को ही चुनौती देती है कि दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में बैठकर कुछ लोग देश के लाखों गांवों के लिए सही योजनाएं बना सकते हैं। तो ये किताब लोकतंत्र को सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की बात करती है, जहां नागरिक सिर्फ एक वोटर न होकर असल में शासक हों। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये किताब ग्राम सभा और मोहल्ला सभा जैसी पारंपरिक इकाइयों को ताकत देने पर बहुत जोर देती है। लेकिन ये किताब एक ऐसे समय में लिखी गई थी जब डिजिटल क्रांति अभी शुरुआती दौर में थी। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि आज के डिजिटल युग में स्वराज का 21वीं सदी का संस्करण कैसा दिख सकता है? क्या तकनीक और स्मार्टफोन सीधे लोकतंत्र को उस पैमाने पर संभव बना सकते हैं जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी? या फिर ये अपने साथ कुछ नई और ज्यादा जटिल चुनौतियां लेकर आएगी? ये सोचने वाली बात है।